हेलो नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। केमिस्ट्री की जो बोर्ड के पीवाईक्यू और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज स्टार्ट की थी, आज चैप्टर नंबर 1 से वापस स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। पीछे 4 चैप्टर मैंने करवा दिए कंप्लीट। आज वीएलएन वाला जो चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ। तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए और इन क्वेश्चनों को अगर आप सोल्व करोगे तो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताने जा रहा हूं। पहला जो क्वेश्चन है वो वीएलएन वाले चैप्टर से है। फर्स्ट क्वेश्चन वीएलएन वाले चैप्टर से है और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि वीएलएन किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है वीएलएन किसे कहते हैं। वीएलएन किसे कहते हैं। वीएलएन किसे कहते हैं। वीएलएन में समांगी मिश्रण का क्या अर्थ है। वीएलएन में समांगी मिश्रण का क्या अर्थ है। वीएलएन में समांगी मिश्रण का क्या अर्थ है। आपको आना चाहिए बेटा, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। वीएलएन किसे कहते हैं और वीएलएन में समांगी मिश्रण का क्या अर्थ है। वीएलएन में समांगी मिश्रण का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर देखना, आंसर क्या रहेगा वीएलएन का। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक घटकों के, 2 या 2 से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को वीएलएन कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है भाई। वीएलएन कहा जाता है। वीएलएन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा। जैसे एग्जाम्पल यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे आपको बोल दिया जाए शक्कर का जलीय विलयन, शक्कर का जलीय विलयन, शक्कर का जलीय विलयन, इसका मतलब क्या है इसमें कि 2 घटक है। एक फर्स्ट घटक तो आपका कौन सा है, शक्कर, और दूसरा जो घटक है वो कौन है, जल। तो विलयन की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि 2 घटकों का या 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, वो क्या कहलाता है, आपका विलयन कहलाता है। सेकंड एग्जांपल देखना, जैसे नमक का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन, इसका क्या मतलब है भाई। नमक का जो जलीय विलयन है इसका मतलब है, नमक का जलीय विलयन का मतलब है कि इसमें 2 घटक है, एक नमक है और दूसरा क्या है, जल है। तो ये है आपका विलयन की परिभाषा कि 2 या 2 से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है कि विलयन में समांगी मिश्रण का क्या अर्थ है। विलयन में समांगी मिश्रण का अर्थ ये होता है कि जो आपने विलयन बनाने के लिए जो आपने घटक यूज किए हैं, जो पदार्थ आपने मिक्स किए हैं, उनका जो संगठन होता है, उनकी जो मात्रा होती है वो यूनिफॉर्मली डिवाइडेड होते हैं। ऐसा नहीं कि प्रत्येक जगह अलग अलग जगह विलयन में अलग अलग जगह पर संगठन अलग अलग होगा। विलयन में उपस्थित उसका अर्थ यह है, विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का रासायनिक संगठन, प्रत्येक घटक का रासायनिक संगठन प्रत्येक जगह एक समान होता है। प्रत्येक जगह एक समान होता है। प्रत्येक जगह क्या होता है भाई, एक समान होता है। इसका मतलब है कि अगर ऐसा मिश्रण कभी बनाया जाए कि जिसमें यूनिफॉर्मली डिवाइडेड रहे, जो उसमें घटक मिला रहे हो आप विलयन बनाने के लिए, तो वो आपका समांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एथिलीन ग्लाइकोल के विलयन का अर्थ तथा इसका एक उपयोग लिखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना, जो बोर्ड एग्जाम में 2022 में आया हुआ है,
35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल वीलेन का, एथिलीन ग्लाइकोल वीलेन का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? एथिलीन ग्लाइकोल वीलेन का क्या अर्थ है तथा इसका एक उपयोग लिखो। इसका एक उपयोग लिखिए, इसका एक उपयोग लिखिए। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए इसका आंसर। तो इसका आंसर कैसे लिख के आओगे बोर्ड एग्जाम में? पहले तो मैं आपको बताता हूं 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वीलेन का क्या अर्थ है। 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज एथिलीन ग्लाइकोल का क्या अर्थ है? एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल वीलेन का, वीलेन का अर्थ, वीलेन का अर्थ है कि अब 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है ना, मतलब 100 मिलीलीटर वीलेन में एथिलीन ग्लाइकोल कितना परसेंट है? 35 मिलीलीटर प्रेजेंट है। 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज वीलेन का मीन्स ये होता है कि 100 मिलीलीटर वीलेन में जो आपका सोल्यूट है एथिलीन ग्लाइकोल वो कितना परसेंट है? 35% है। दैट मीन्स 35 मिलीलीटर प्रेजेंट है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 100 ग्राम, 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर वीलेन में, 100 मिलीलीटर वीलेन में, 100 मिलीलीटर वीलेन में एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल 35 मिलीलीटर, 35 मिलीलीटर उपस्थित है, 35 मिलीलीटर उपस्थित है। इसका मतलब यह हुआ भाई कि 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज एथिलीन ग्लाइकोल का वीलेन अगर आपसे दे दिया जाए तो 100 मिलीलीटर वीलेन है, उसमें 35 मिलीलीटर आपका सोल्यूट होता है, मतलब विले होता है। और विले यहां पर कौन है? एथिलीन ग्लाइकोल है। इसका यूज पूछ रहा है बेटा, इस वीलेन का यूज पूछ रहा है। तो जो 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज एथिलीन ग्लाइकोल के, एथिलीन ग्लाइकोल के, एथिलीन ग्लाइकोल के वीलेन का उपयोग, वीलेन का उपयोग किस में किया जाता है? वाहनों के इंजन को ठंडा करने में किया जाता है भाई। वाहनों के इंजन को, वाहनों के इंजन को ठंडा करने में किया जाता है। वाहनों के इंजन को ठंडा करने में किया जाता है। आपसे यूज पूछा जाए तो बता देना एथिलीन ग्लाइकोल के 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का यूज होता है वाहनों के इंजन को ठंडा करने में। एक्चुअली में क्या होता है, इसका यूज कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं। जो बर्फीले प्रदेश होते हैं उनमें कई बार गाड़ी लेके जाते हैं, कार बस ट्रक लेके जाते हैं, तो वहां पर टेम्परेचर होता है ना, वो टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे जो इंजन में जो पानी होता है वो पानी बर्फ में जमने लगता है। तो ये एथिलीन ग्लाइकोल का 35% जो वॉल्यूम एथिलीन ग्लाइकोल का वीलेन होता है, ये एक प्रकार से हिमरोधी का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? हिमरोधी। मतलब ये जो वहां पर टेम्परेचर होगा, अंदर टेम्परेचर होगा, उसको -17 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देगा। इसका मतलब ये होगा कि वहां पर जो इंजन के अंदर पानी होगा वो बर्फ के रूप में नहीं जमेगा। तो ये किसका काम करेगा? एक प्रकार से हिमरोधी के रूप में कार्य करता है। हिमरोधी के रूप में कार्य करता है, हिमरोधी के रूप में कार्य करता है। हिमरोधी के रूप में क्या करता है? ये कार्य करता है। तो इसका जवाब ऐसे देना है आपको। ये पहले 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में कि एथिलीन ग्लाइकोल के 35% वीलेन का क्या अर्थ होता है, आप अच्छे से समझा सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस विलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलियन में घुला हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखना, 2-3 बार आ चुका बेटा ये क्वेश्चन। उस विलियन की मोलरता की मोलरता की गणना कीजिए, उस विलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलियन में घुला हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, कई बार एग्जाम में आ चुका, कई बार 2013 में आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है। 450 मिलीलीटर विलियन में घुला हुआ है। तो कैसे क्या करना है, अच्छे से समझना है। तो आपको NaOH की मात्रा दे रखी है, मोलरता पूछ रहा है भाई। तो मोलरता आप सब जानते हो, मोलरता क्या होती है कि सर मोलरता बराबर होता है विले का ग्राम में भार बटेवा विले का मोलर द्रव्यमान, ये मोलरता होती है। विले का ग्राम में भार बटेवा विले का मोलर द्रव्यमान इंटू विलियन का आयतन, और विलियन का आयतन अगर ml में रखते हो तो आप ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। यह आपकी मोलरता ज्ञात करने का एक तरीका है। वैसे तो मोलरता तो नॉर्मली तो आप रिप्रेजेंट करोगे तो क्या लिखोगे, मोलरता को लिखने का तरीका होता है विले के मोल बटेवा विलियन का आयतन लीटर में। लेकिन मेरे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, विले दे रखा है और उसका भार दे रखा है, 5 ग्राम भार दे रखा है। तो यहां पर आपका WNaOH मतलब NaOH का भार कितना दे रखा है, 5 ग्राम। तो आप इसका मोलर द्रव्यमान भी निकाल सकते हो, MnAOH मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सर एक सोडियम है तो 23 प्लस 16 ऑक्सीजन का प्लस 1 40 आ गए। और मोलर द्रव्यमान की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ग्राम पर मोल। क्या होगी भाई, ग्राम पर मोल। और आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 450 ml। तो आपको तो फॉर्मूले में बस वैल्यू रखनी है। तो मोलरता का सिंबल क्या होता है, कैपिटल M। मोलरता को रिप्रेजेंट करने का सिंबल कैपिटल M। और यहां पर विले का ग्राम में भार आपके पास 5/40 मल्टीप्लाई बाई विलियन का आयतन 450 और मल्टीप्लाई बाई 1000। तो 0 से 0 कैंसिल करो, 0 से 0 आप क्या कर दो यहां पर कैंसिल। ये 2 से डिवाइड कर लो 5 टाइम्स 2 टाइम्स, और ये 9 हो जाएंगे। और आपके पास में कितने आ जाएगी बेटा, यहाँ पर 5 अपॉन यहाँ पर आ गया 18। और यहाँ पर आप क्या जाएंगे, ये हो जाएंगे 36 और कितने बच जाएंगे, यहाँ पर बन जाएंगे आपके 50 हो गए ना। तो यहाँ पर 140 बच गए और लगभग 2.8 मोल पर लीटर। ये यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, है ना। तो मोलरता की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मोल पर लीटर। तो आपका उस विलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर में घुला हुआ है। तो उसकी जो मोलरता है वो कितनी आई, 2.8 मोल पर लीटर आई। जिसको कैसे करना है मैंने आपको अच्छे से समझाया, फॉर्मूला ऐड करना है। मोलरता बराबर विले का ग्राम में बार इंटू विले का मोलर द्रव्यमान इंटू विलियन का आयतन मल्टीप्लाई बाई 1000। अगर मिलीलीटर में रखते हो तो ये 1000 से गुना करना, लीटर में रखोगे तो नहीं करना है, ठीक है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छे से आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मोलरता से संबंधित, आप कर सकते हो, ठीक है। आगे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं जिससे भी काफी क्वेश्चन बनने की चांस रहते हैं। BSc नर्सिंग वगैरह में भी कई बार वहां से क्वेश्चन आता है। तो ये जितनी भी सांद्रता की इकाइयां है ना, सांद्रता की इकाइयां, जितनी भी सांद्रता की यूनिट्स है, सांद्रता की इकाइयां हैं, इनको एक्चुअली में 2 भागों में डिवाइड किया गया।
एक होती है द्रव्यमान संबंधी, द्रव्यमान संबंधी, द्रव्यमान संबंधी, द्रव्यमान संबंधी, और दूसरी होती है आपकी आयतन संबंधी, आयतन संबंधी, मतलब जिनमें आयतन आता है उनको आयतन संबंधी बोल दिया गया, और जिनमें द्रव्यमान आता है उनको द्रव्यमान संबंधी बोल दिया गया। अब थोड़ा ध्यान से देखना आप, यहां पर मैं आपको सारी बता दूंगा एक एक। तो जैसे आपको बताऊं, द्रव्यमान संबंधी में एक तो आ गई आपकी भार प्रतिशत, जिसको आप W परसेंटेज से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक आ गई आपकी जिसमें ओनली द्रव्यमान आना चाहिए, जैसे मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, जिसको आप काई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो। इसके अलावा आपके आ गए यहां पर मोललता, मोललता, मोललता को आप स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो। तो ये जो तीनों भौतिक राशियां होती है वो द्रव्यमान संबंधी होती है। आयतन संबंधी में आप लिख सकते हो आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, और लिख सकते हो आप द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इसको लिखो, और W बाय वॉल्यूम परसेंटेज इसको लिख सकते हो आप। इसके अलावा आप लिख सकते हो मोलरता, मोलरता, इसके अलावा आप लिख सकते हो नॉर्मलता, नॉर्मलता, नॉर्मलता कैपिटल N, मोलरता कैपिटल M। अब एक यहां से कॉन्सेप्ट ये बताना चाहूंगा मैं आपको, जो द्रव्यमान संबंधी भौतिक राशियां होती है, सांद्रता की इकाइयां होती है, वो ताप पर निर्भर नहीं करती, ताप पर निर्भर नहीं करती, ताप पर निर्भर नहीं करेगी, नहीं करती है। जबकि ये वाली होती है आयतन संबंधी, ये ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि आयतन ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करती है, ये ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि आयतन होता है वो ताप पर निर्भर करता है। तो यहां से मैंने एक क्वेश्चन बताया आपको। इसके बाद में मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया कि कुछ भौतिक राशि, कुछ सांद्रता की इकाइयां होती है वो ताप पर निर्भर नहीं करती है, जैसे भार प्रतिशत, मोल अंश, मोललता, और ये वाली सब ताप पर निर्भर करती है। आगे देखना आप, अगला जो क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है कि 2.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में व्हीलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ये भी बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल, 2.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल 75 ग्राम बेंजीन में, 75 ग्राम बेंजीन में, 75 ग्राम बेंजीन में उपस्थित है, उपस्थित है व्हीलेन की मोललता, व्हीलेन की मोललता की गणना कीजिए, व्हीलेन की मोललता की गणना कीजिए। और भाई आपको आराम से आएगा ये क्वेश्चन, देखो कैसे। मोललता पूछ रहा ही है तो सबसे पहले मोललता का फॉर्मूला आप सबको आना चाहिए। मोललता का फॉर्मूला क्या रहेगा? मोललता का फॉर्मूला रहेगा आपका विले के मोल, विले के मोल, या विले का ग्राम में बार लिखो, डायरेक्ट मोल को ये लिखो ना भाई, विले का ग्राम में बार, विले का ग्राम में बार अपॉन विले का मोलर द्रव्यमान, विले का मोलर द्रव्यमान इनटू, अब मोललता में तो नीचे आता है व्हीलेन का आयतन, लेकिन मोलरता में तो आता है व्हीलेन का आयतन, लेकिन मोललता में आएगा वो विलायक का भार आएगा। तो नीचे क्या लिखोगे? विलायक का भार। और विलायक का भार किस में लोगे? अगर ग्राम में लेते हो तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देना 1000 से। तो ये आपका होता है बेटा मोललता निकालने का फॉर्मूला। किसको निकालने का फॉर्मूला भाई? मोललता निकालने का फॉर्मूला होता है ये। अच्छे से समझ लो क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांस रहते हैं इसके। इसमें से बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, आपको फॉर्मूला भी पूछ सकता है, आपसे इसकी यूनिट पूछ सकता है मोललता की, इससे आपकी डेफिनेशन पूछ सकता है,
और ऐसे आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। और ये पहले प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं मैं, पहले प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक तो एथेनोइक अम्ल दे रखा है जो कि आपका सोल्यूट है, और सोलवेंट दे रखा है बेंजीन। तो आपको WCH3COOH, एथेनोइक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH3COOH। इसका मास कितना दे रखा है, 2.5 ग्राम। और आपका जो इसका जो पहले, अब आपको मोलर मास भी निकालो, मोलर द्रव्यमान। तो ये CH3COOH का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालोगे सर, इसमें 2 कार्बन एटम है, एक का 12 होता है तो 24 प्लस 4 हाइड्रोजन तो 6 4, 4 हाइड्रोजन का, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन का 4 और प्लस 2 ऑक्सीजन है 32, और ये आपके हो जाएंगे 60 ग्राम, 60 ग्राम पर मोल। कितने हो जाएगा बेटा, एसिटिक अम्ल का जो मोलर द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 60 ग्राम पर मोल। और आपसे W बेंजीन दे रखा है C6H6, कितना दे रखा है आपको भाई, 75 ग्राम। तो आपको क्या करना है, मोललता निकालनी है। तो मोललता का जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो स्मॉल m से होती है। स्मॉल m विले का ग्राम में बार कितना दे रखा है आपको, 2.5 ग्राम, 2.5 अपॉन आपका मोलर द्रव्यमान कितना है इसका 60, और विलायक का बार कितना है 75, और इनटू यहां पर कर दो 1000। अभी काम करो, यहां से पॉइंट हटा दो भाई, 2.5 को हटा दो, यहां से 25 कर लो आप, और यहां से एक जीरो को कम कर दो, 100 ही रख लो ऊपर। तो इससे हो जाएगा आपका, पहले एक काम करो आप अच्छे से जमा लो, क्योंकि आपसे गलती होने के पूरे पूरे चांस हो जाएंगे नहीं तो। यहां क्या करना है आपको, 2.5 ये मोलर मास इसका 60, ये 75 इंटू 1000, ये फर्स्ट स्टेप में तो ये कर लो। सेकंड स्टेप में आप क्या करना, इसको 25 में कन्वर्ट कर लो, ये 60 इंटू ये 75, और ऊपर ये 100 कर लो, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 10 लगाओगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये 3 से 25 से या 3 से डिवाइड कर लो, 25 से डिवाइड कर लो, ये 1 टाइम और ये आपके 3 टाइम। आपको क्या करना है, ये 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पर 5 टाइम और यहाँ पर 3 टाइम। तो आपके पास क्या बचा, यहाँ पर बच गया आपके सर 5/9, और 9 से डिवाइड करो, 5 को नहीं जाता है तो ये 0 50 हो जाएगा, फिर ये 5, फिर 5 बच जाएंगे, मतलब कितना जाएगा 0.55। अगर 9 से 5 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जा रहा है आपका 0.55, और मोलरता की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मोल पर किग्रा, मोल पर किग्रा। ऐसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, अच्छे से करना है बेटा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, उधर लेके जाता हूं बेटा। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही दे रखा है कि हेनरी का नियम लिखो। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, हेनरी का नियम लिखो। तो थोड़ा ध्यान से देखना, अगले क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूं, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है आपको बता देता हूं। हेनरी का नियम क्या होता है भाई, थोड़ा ध्यान से देखना। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम क्या होता है अच्छे से समझना है आपको। हेनरी का नियम क्या कहता है, हेनरी का नियम गैसों पर लागू होता है ओनली, गैसों की विलेयता के लिए ही तो हेनरी का नियम आया। और हेनरी के नियम ने क्या बोला वो मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं पूरा। स्थिर ताप पर हेनरी के नियम का स्टेटमेंट लिख लो पहले आप। स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, किसी गैस की विलेयता गैस के द्वारा विलयन या विलायक की सतह पर, विलयन या विलायक की सतह पर, विलायक की सतह पर लगाए गए आंशिक दाब के, लगाए गए आंशिक दाब के
आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो हेनरी का नियम क्या कहता है भाई, किसी भी गैस के जो विलयन में विलेयता होगी या विलायक के अंदर विलेयता होगी, उसकी घुलनशीलता होगी, वो गैस के द्वारा विलयन की सतह पर लगाए गए आंशिक दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब जो विलेयता होती है वो आंशिक दाब की समानुपाती होगी, तो जो आंशिक दाब होगा पार्शियल प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द M। विलेयता के यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। और यहाँ से कांस्टेंट आता है जिसको हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं, KH। हेनरी कांस्टेंट क्या होता है आपका, KH और KH, और यहाँ पर हो जाएगा M। ये आपका हेनरी के नियम का गणितीय रूप है। ये हेनरी के नियम का कौन सा रूप है भाई, गणितीय रूप, और ये आपका हेनरी का नियम। तो आपको आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं लेके जाता हूं आपको। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन भी यही है कि हेनरी के नियम एनोक्सिया तथा सोडा वाटर या बेंड, इन पे आपको कुछ टिप्पणी करनी है। एनोक्सिया क्या होता है, सोडा वाटर का क्या रोल होता है हेनरी के नियम में, और बेंड्स किसे कहते हैं, इन पे आपको कुछ टिप्पणी करनी है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको बेंड्स के बारे में या सोडा वाटर के बारे में बताता हूं। तो हेनरी के नियम के एप्लीकेशन यही है। तो मैं आपको बता देता हूं, सोडा वाटर दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल या सोडा वाटर होते हैं, सोडा वाटर, सोडा वाटर में CO2 गैस होती है। सोडा वाटर में जो CO2 गैस होती है, CO2 गैस को उच्च दाब पर भरकर सील बंद किया जाता है, सील बंद किया जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको हेनरी का नियम, कि जो हेनरी का नियम होता है उसमें जो गैस की विलेयता होती है वो दाब के समानुपाती है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों में CO2 गैस की विलेयता को बढ़ाना चाहते हो तो आपको गैस का दाब उच्च करना पड़ेगा ताकि CO2 गैस की विलेयता ज्यादा हो जाए। और जैसे आप अगर ढक्कन को खोलते हो तो उसमें से गैस बाहर निकलेगी, क्योंकि दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तो होता है कोल्ड ड्रिंक सोडा वाटर के बारे में बताया। बेंड्स क्या होता है, बेंड्स, बेंड्स के बारे में बताता हूं। समुद्र की गहराई में जब गोताखोर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, दाब नीचे की तरफ दाब ज्यादा होता है और ऊपर की तरफ दाब कम होता है। तो जहां पर वो नीचे की तरफ जाएगा तो उनके मुख के अंदर जो गैसें जाएगी उनका दाब बढ़ जाएगा। लेकिन जब वापस ऊपर आते हैं तो गैस बाहर निकलने लगती है और नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बन जाते हैं उनकी ब्लड वेसल्स में। तो वहां पर गांठें बन जाती है जिसको बेंड्स या गठिया रोग भी कहते हैं। और इसके लिए ना जो सिलेंडर होता है उसमें हीलियम भरा जाता है। तो आपको बेंड्स के बारे में बताता हूं। समुद्र की गहराई में, समुद्र की गहराई में, समुद्र की गहराई में जब गोताखोर, समुद्र की गहराई में जब गोताखोर जाते हैं तो गैस का नीचे की ओर गैस का आंशिक दाब जाते हैं तो आंशिक दाब अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण रक्त में गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। रक्त में गैसों की विलेयता रक्त में गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। जैसे जैसे गोताखोर ऊपर की तरफ आएंगे गोताखोर ऊपर की ओर आते हैं, ऊपर की ओर आते हैं
तो आंशिक दाब कम होने से आंशिक दाब कम होने से आंशिक दाब कम होने से रक्त में नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बन जाते हैं। बुलबुले बन जाते हैं जिसे बैंड्स या गठिया रोग, बैंड्स या गठिया रोग कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है भाई? बैंड्स या गठिया रोग कहा जाता है। तो ये था आपका बैंड्स या गठिया रोग। तो लास्ट है बेटा आपका एनोक्जिया। एनोक्जिया क्या होता है उसको समझ लो आप बस। एनोक्जिया क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते हैं वहां पर नीचे की तुलना में आंशिक दाब वहां पर क्या होता है? कम होता है। पहाड़ी क्षेत्रों पर पहाड़ी क्षेत्रों में नीचे की सतह की तुलना में आंशिक दाब क्या होता है वहां पर? आंशिक दाब कम होता है जिससे श्वसन क्रिया में उनको क्या होती है? उनकी श्वसन क्रिया बाधित होती है जिससे श्वसन व उपापचयी क्रियाएं सही नहीं हो पाती है तथा वहां रहने वाले लोग मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाते हैं। मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाते हैं। इस स्थिति को एनोक्जिया या बैंड्स, इस स्थिति को एनोक्जिया या एनोक्जिया कहा जाता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? एनोक्जिया कहा जाता है। तो ये थे आपके VLN वाले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊंगा मैं और इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन है वो लेके आऊंगा। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।